प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। इस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें जो है हम लोग 2025 का पेपर सॉल्यूशंस या पेपर एनालिसिस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 2 पार्ट में वीडियोस को देखा। पहले पार्ट में हमने एमसीक्यू और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, फिर सेकंड में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया। देन अब आगे भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू जो है करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो सबसे पहला सवाल है, बोला जा रहा है व्हाट इज़ द की चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन लेबर मार्केट इन करेंट सिनेरियो। यानी 2025-26 के टाइम में जो इंडियन लेबर मार्केट है वो किस तरीके का चैलेंज को फेस करता है। तो सबसे पहला चैलेंज है स्किल वर्क मिसमैच, माने जो स्किल है उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, जो कि जिसके कारण से मॉडर्न इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के कारण से, क्योंकि स्किल्स जो है वो एजुकेशंस के माध्यम से प्राप्त होता है और एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ दोनों के बीच में आसमान ज़मीन का अंतर है। क्या है? आसमान ज़मीन का अंतर है। अब सवाल आता है कि आसमान ज़मीन का अंतर कैसे है। जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा तो दिया जाता है कि सिविल ब्रांच में आपको जो है बीबीएस निकालना होता है, 1-2 एग्जाम्पल बता दिया जाता है, बट उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं बताया जाता है। रेट एनालिसिस भी पढ़ना होता है बट उसका यूज नहीं बताया जाता है। पेंट हो गया, पुट्टी हो गया, है ना, आपका डोर फ्रेम हो गया, डोर हो गया, स्टील वर्क हो गया, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना तो होता है बट उसका कहीं पे भी प्रैक्टिकल यूज नहीं बताया जाता है, जिसके कारण से मॉडर्न इंडस्ट्रीज और स्किल के बीच में गैप देखने को मिलता है और इसके कारण से जो स्किल होना चाहिए उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाता है। दूसरा, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखें 2025-26 में, तो अभी काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज हो रहा है। यानी जनरेटिव एआई इज डिस्प्लेसिंग ट्रेडिशनल एंट्री लेवल रोल इन कोडिंग, डाटा एंट्री और कस्टमर सर्विस, नेसेसिटिंग अर्जेंट लार्ज स्केल और री स्किलिंग। और एआई के आने के कारण से जो स्किल्स है उसमें अगर आप अपडेट करोगे तभी आपका बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। अदरवाइज आप अपने स्किल्स को बस वही घिसा पीटा रखोगे तो उससे कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। दूसरा क्या कारण है? हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मलिटीज, यानी 90% इंडियन वर्कफोर्स जो एम्प्लॉय किया जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स होता है, विच लैक्स लीगल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी, जहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी या लीगल प्रोटेक्शंस नहीं लागू होता है, यानी मिसिंग मिडिल और वनरेबिलिटी देखने को मिलता है। तीसरा है राइज ऑफ गिग इकोनॉमी के राइज होने के कारण से, यानी जो प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी था, जो डिलीवरी, राइड शेयरिंग, फ्रीलांस सर्विसेज, ये एक्सपैंड हुआ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और एम्प्लॉय ओवर 10 मिलियन पीपुल कब तक? 2026 तक, जिसके कारण से लीगल एम्बिग्विटी देखने को मिला। और 2025 में सोशल सिक्योरिटी कोड भी बनाया गया, इसलिए ताकि गिग वर्कर्स को बेनिफिट मिल सके। और इनकम वोलेटिलिटी, यानी हाई कंपटीशन के साथ साथ प्लेटफॉर्म वर्कर्स को स्टैग्नेंट या
डिक्लाइनिंग रियल अर्निंग पर टास्क, माने पर टास्क के माध्यम से जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। 10 लोग जॉब खोज रहे हैं, उसमें से 2 लोगों को मिल रहा है जॉब। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन ज़्यादा है। जिसके पास अच्छा स्किल्स और कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो रहा है उसी को रखा जाता है, बाकी जो ज़्यादा पैसा मांगता है उसको हटा दिया जाता है। अगला है लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, है ना, यानी लेबर फोर्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, और 2025 में इसको इम्प्रूव करके 35.3% तक ले गया, जो कि डबल बर्डन और सेफ्टी एंड मोटिलिटी इश्यूज जो है देखने को मिलता है। स्टेगनेंट रियल वेज इन रूरल एरिया, विकसित भारत ग्रामीण एक्ट जो 2025 में मनरेगा जो था उसको चेंज करके, मनरेगा में 100 दिन था और विकसित भारत ग्रामीण एक्ट 2025 में 125 दिन कर दिया गया। और रियल वेज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर वो स्ट्रगल्ड किया गया टू कीप पेस विद रूरल इन्फ्लेशन, मैंने जिस तरीके से रूरल इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड, है ना, लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करना, तो 4 न्यू लेबर कोड आया, वेज का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, सोशल सिक्योरिटी का और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, ताकि जो स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशंस है वो किया जा सके और जो भी चैलेंजेस है एज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको हम पटरी पे ला सकें, मतलब जिस रास्ते पे हमको लाना चाहिए था उस रास्ते पे हम उसको ला सकें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे आपका सवाल ये बोला जा रहा है कि हाउ डू दे इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट किया जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें चैलेंजेस जो इंडियन लेबर मार्केट में है इसके बारे में, तो इनफॉर्मेलिटी, स्किल मिसमैच, लो फीमेल पार्टिसिपेशन, ये मेन कारण है। अब इसके कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जीडीपी पोटेंशियल रिड्यूस हुआ नियरली 25% इन लेबर प्रोडक्टिविटी, मिसमैच बिटवीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इंडस्ट्री नीड्स के कारण से, ठीक है। दूसरा, लो पर कैपिटा इनकम, यानी 90% वर्क फोर्स जो है इनफॉर्मल है, जिन्हें जो उनकी एक्चुअल सैलरी होनी चाहिए वो एक्चुअल सैलरी उन्हें जो है नहीं मिलता है। तीसरा, स्टैग्नेंट कंजम्पशंस, यानी हाई इनइक्वालिटी और स्टैग्नेंट रियल वेज फॉर कैजुअल वर्कर्स, जो कि लीड करता है वीक हाउस होल्ड कंजम्पशंस को। एंड लास्ट है आपका रिस्क टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशंस विल पीक बाय 2030। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लेबर मार्केट इशूज कॉम्प्लिकेट द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू गवर्न इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड सोशल सेफ्टी नेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन एंड रिसोर्स ड्रेन, यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली एमंग एजुकेटेड यूथ, create immense pressure on the state of provide prestige government job, है ना,
यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन है या रिसोर्स ड्रेन है वो हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को एज ए प्रेस्टीज के तौर पे देखा जाता है, मतलब एक अच्छा जॉब स्किप माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योर जॉब है, प्राइवेट जॉब है तो सिक्योर नहीं है, कभी भी कोई भी हमें कभी भी निकाल सकता है। इसके अलावा फिजिकल स्पेस जो है रिड्यूस हुआ, है ना। इनकोहेरेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेस करता है वो कई सारे 20 अलग मिनिस्ट्रीज आपके होते हैं जो इम्प्लीमेंट करता है ओवरलैपिंग स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, ताकि जो कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस है उसको बेहतर किया जा सके। सोशल प्रोटेक्शन गैप भी देखने को मिलता है। तो ये मेजर 4 जो है हमारा इम्पैक्ट आपके सामने निकल कर आया है। अगला सवाल है, एक्सप्लेन करना है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशंस को आपको जो है समझाना है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमी पूरे देश में चर्चित हो रहा है, हमारा इकोनॉमी पूरे देश में चर्चित हो रहा है, मतलब फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड का जो फ्लो है वो फ्री हो रहा है ना, और कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और पीपल का। इंडिया में अगर हम बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी था 1991 से पहले, 1991 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था। कैसा इकोनॉमी था? क्लोज्ड इकोनॉमी था। लेकिन 1991 के बाद आपका 3 मेजर चीज़ें चेंज किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशंस। ये रिफॉर्म्स यानी LPG रिफॉर्म्स जो है आपका लाया गया, और 2026 तक इंडिया जो है ट्रांजिशन हुआ आपका ग्लोबलाइजेशंस में एज ए मेजर ड्राइवर के तौर पे, जो कि करेंटली पूरे वर्ल्ड में अगर इकोनॉमी के हिसाब से माने, जो कि नॉमिनल GDP के हिसाब से, तो चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला कंट्री जो है आपका है। मैकेनिज्म अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट जो है सिस्टमेटिकली रिड्यूस किया ट्रेड बैरियर्स को, जैसे टैरिफ और कोटाज को। इन अर्ली 2026 यानी इंडिया कंक्लूड किया लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विद यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ताकि जो मार्केट एक्सेस है उसको एक्सपेंड किया जा सके, मार्केट एक्सेस को क्या किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इंडिया ने ओपन किया इस सेक्टर को, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और इंश्योरेंस। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट, है ना, ऑटोमेटिक रूट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है रीच कर गया, रिकॉर्ड तोड़ा आपका 81.08 बिलियन को डॉलर को, कब? तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। कैपिटल मोबिलिटी, यानी इंडियन रूपी जो है मेड पार्शियली कन्वर्टिबल ऑन करेंट अकाउंट इन 1991, अलाउइंग फॉर इजी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, माने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है आसानी से हो सके, उसके लिए कैपिटल मोबिलिटी जो है वो भी स्टार्ट हुआ। इसके अलावा आउटसोर्सिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया गया, ताकि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब जो है ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विस मार्केट के तौर पे निकल कर आया। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, है ना, नेशनल GDP जो कि ओवर 54%, फॉरेक्स स्टेबिलिटी देखने को मिला, साथ ही साथ कंज्यूमर चॉइस बढ़ा, ग्लोबल ब्रांड जैसे एप्पल, सैमसंग, मैकडोनल्ड, ये सभी जो है इंडियन मार्केट में आपके आए और ऑफर किया बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को।
इसके बाद आपका जो है पोवर्टी रिडक्शंस हुआ। अगर हम बात करें 2011 से 23 के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पोवर्टी लेवल के नीचे थे, लेकिन 2023 के बाद पोवर्टी लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा जो है अच्छा हुआ है। इसके अलावा चैलेंजेस अगर हम देखें और कंसर्न, तो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी, थ्रेट टू एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ग्लोबल डिपेंडेंस यानी इकोनॉमी जो है अब ग्लोबल डिपेंडेंस हो गया। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो 2026 के मई महीने का न्यूज़ अगर हम बात करें, है ना, मई मंथ्स का न्यूज़ बात करें, तो इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने भाषण दिया है कि गोल्ड यानी सोना का खरीद ना करें, पेट्रोल का जितना कम से कम यूज हो, है ना, पेट्रोल का जितना कम से कम यूज हो उतना कम से कम यूज करना है। तो इस तरीके का ग्लोबल डिपेंडेंसी के कारण से इस तरीके का फैसला जो है लिया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियोज में वो चीज़ें अवेलेबल हो नहीं पा रहा है, और जब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि आपका डिपेंडेंसी ग्लोबल बढ़ रहा है। ठीक है। कल्चरल इरोजन्स यानी कल्चरल जो था इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर था वह वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अपने बदन को, है ना, अपने बदन को दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि हमारा परंपरा बताता है कि अपने बदन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ढक कर रखो, है ना। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे हमारी परंपराएं बताती है कि हमें अतिथि को एज ए भगवान के तौर पे देखना है। बट अब धीरे धीरे चीज़ें वेस्टर्न के साथ इन्फ्लुएंस होते हुए वो आगे की ओर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें यानी विकसित भारत 1947 के जगह पे 2047 की बात करेंगे, क्योंकि 1947 में हमें भारत से आज़ादी मिला था और 2047 में, है ना, यानी 1947 हो गया, 2047 में हमारा मकसद है कि जैसे ही 100 साल जो है मतलब यहाँ पे आपका जो पूरा होगा उसके बाद हम जो है एक विकसित भारत बनाएंगे। कैसा भारत बनाएंगे? विकसित भारत। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है। और गवर्नमेंट जो है करेंट स्ट्रेटजी भी जो है फोकस कर रहा है आपका सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन थ्रू मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के थ्रू, और गोल जो है कि 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अचीव कर लेना है। कब तक? 1947 तक नहीं, 1947 में तो हमें आज़ादी मिला था, 2047 तक जो है हमें 30 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है हमें अचीव करना है बाय इंटीग्रेटिंग मोर डीपली इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स स्पेशली इन सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई, ताकि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है थ्रू एंटी डंपिंग ड्यूटीज और सप्लाई फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारा हो सके। अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस करना है आपको चैलेंजेस और रिफॉर्म्स को इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, है ना। तो देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टिव मिडिल मैन डोमिनेटेड सिस्टम है, जो कि मोर टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, ओपन मार्केट प्लेस है, जबकि एग्रीकल्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हिस्टोरिकली हमारा है जो कि
फेयर शेयर ऑफ कंज्यूमर रुपीज़ है, डोमिनेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज जो कि चैलेंज है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, लॉन्ग चेन जो है मिडिल मैन का लिए सेवेलोज के तौर पे होता है, प्रॉफिट मार्जिन फार्मर जो है टिपिकली रिसीव करता है मात्र 25 से 40% जो भी फाइनल प्राइस पे किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। फ्रैगमेंटेड मार्केट देखने को मिलता है हमारा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जिसके कारण से हमारा जो फूड ग्रेन्स है उसका लॉसेज बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 20%, और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात किया जाए तो अप टू 40% तक लॉसेज जो है देखने को मिलता है। लैक ऑफ प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी में भी जो है लैक देखने को मिलता है, कुछ चीज़ों की प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, कुछ का बहुत कम होता है, जिसके कारण से फार्मर यानी जो किसान होते हैं उनको जो एक्चुअल उनको मिलना चाहिए पैसा वो उनको नहीं मिल पाता है। क्रेडिट लिंकेज, विदाउट फॉर्मल मार्केटिंग चैनल फार्मर के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता है उधार लेने का, इनफॉर्मल मनी लेंडर से वो जो है पैसा लेते हैं और अगर वो टाइम पे चुका नहीं पाते हैं तो ज़बरदस्ती उनसे करके उनका पैसा वसूला जाता है, जिसके कारण से जो किसान होते हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं। क्या होते हैं? कर्ज में डूब जाते हैं। मेजर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मेजर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो कि लॉन्च किया गया एक नेशनल एक मार्केट स्कीम्स के अंतर्गत, और ये पैन इंडिया यूज किया जा रहा है अभी, और 1300 मंडीज जो है इंटीग्रेट किया गया है 2025 तक के हिसाब से। प्रमोशंस ऑफ एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओज का, एंड मॉडर्न एपीएमसी एक्ट यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट लाया गया जो अलाउ करता है प्राइवेट मंडीज, डायरेक्ट मार्केटिंग, डी नोटिफिकेशंस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रॉम एपीएमसी अमित से। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 1 लाख करोड़ फंड है वो डिप्लॉय किया गया टू प्रोवाइड डेप्थ फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड चेन्स, सिलोस एंड असेइंग फ्रूट्स। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एग्रीस्टैक इन लेट 2025 माने 2025 तक आपका गवर्नमेंट स्केल्ड अप हुआ एग्रीस्टैक का, और डिजिटल इकोसिस्टम जो है प्रोवाइड किया गया फार्मर को विद पर्सनलाइज्ड क्रॉप एडवाइजरीज, डायरेक्ट मार्केट लिंकेज थ्रू वेरीफाइड फार्मर आईडीज के माध्यम से। पीएम आशा ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो इंश्योर करता है फार्मर्स को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिसीव करने के लिए थ्रू प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट और प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम का, जब मार्केट प्राइस जो है फॉल करता है बिलो फ्लोर प्राइस के। फ्यूचर आउटलुक्स अगर हम देखें तो ये फोकस करता है नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स वैल्यू एडिशंस की ओर यानी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशंस के ऊपर। अगर फार्मर जो है डायरेक्ट लिंक हो जाए ग्लोबल वैल्यू चेन से तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशंस मिशंस है यानी ईपीएम, इंडिया का मेन उद्देश्य यही है कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है 2030 तक वो डबल हो जाए। यानी अभी अगर मानकर चलो कि इंडिया 10%
एक्सपोर्ट कर रहा है, तो 2030 तक ये 20% एक्सपोर्ट करने लगे। इस तरीके का प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो है गवर्नमेंट के तरफ से चल रहा है। बाकी इसको लेकर जो भी और क्लासेस होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, है ना। तो आज का वीडियोस को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।